हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल डिवीजन के बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। बस पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए और साथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। नोट करते जाइए साथ साथ में। तो सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है, इस सेल जब डिवाइड होती है तो बीच में कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन सी फेजेस होती है, उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, अगर सेल साइकिल की बात करें ना, तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या है। देखो, सेल जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसको कहा जाता है। वो सारे ही काम कर सकती है, हर काम सेल कर सकती है। रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा काम जो है वो सेल करती है। सेल ग्रोथ करवाती है, सेल डिवाइड हो सकती है, सेल डिफरेंशिएट हो सकती है। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल डिफरेंशिएट हो सकती है। लेकिन आज की क्लास में हम सेल का वो फंक्शन समझ रहे हैं जिसमें सेल डिवाइड होती है। ठीक है, सेल सारे काम कर सकती है, लेकिन जब सेल डिवाइड होती है तो उस वक्त क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उस वक्त क्या क्या फेजेस होती है, उसके बारे में हमें समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेल मैंने बोला कि जरूरी नहीं सेल डिफरेंशिएट कर सकती है, सेल सारे काम कर सकती है, तो जरूरी नहीं है कि हर सेल डिवाइड करे। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि सेल डिफरेंशिएट हो सकती है। तो सेल डिफरेंशिएट होकर क्या करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे कि बहुत सारी सेलें इकट्ठी होकर टिश्यू बना लिया। अब वो टिश्यू लीवर का है, किडनी का है, हार्ट का है। तो लीवर में है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, किडनी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सेल हर सेल डिवाइड करे, लेकिन जो सेल डिवाइड कर रही है वो कैसे डिवाइड हो रही है। एक सेल से, एक सिंगल सेल से कैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कैसे वो डिवाइड होती है। सिंगल सेल से ही बनता है ना, यानी कि मदर और फादर के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है और उससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देखिए, सेल डिवीजन की अगर बात करें हम, तो सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। और ये एक क्या है, प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये एक सीक्वेंस में चलती है, ये आगे पीछे नहीं होती है। कैसे चलती है सीक्वेंस में, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सीक्वेंस में चलती है। जैसे हम बच्चे को गिनती सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, एक के बाद आठ, आठ के बाद 10, ऐसे सिखाते हैं क्या? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे सिखाते हैं ना। तो ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस बिगड़नी नहीं चाहिए, ये सीक्वेंस यही चलेगी। ठीक है। तो देखिए, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, तो ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई और ये फर्दर डिवाइड होगी, और यही सेल डिवीजन है, यही सेल साइकिल है। ठीक है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सेल इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म grow and then can divide, but the cell like nerves and muscle cell of animal do not divide। मतलब कि मैंने कहा वही बात कि हर सेल, जरूरी नहीं है कि हर सेल डिवाइड करे। जैसे कि यहाँ पर नर्व सेल आपके डिवाइड नहीं करती है, आपकी मसल सेल डिवाइड नहीं करती है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। मसल सेल डिवाइड नहीं करती है, नर्व सेल डिवाइड नहीं करती है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सेल डिवीजन जो है वो टॉपिक रहने वाला है। बस आपका ध्यान, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया कि पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल बनती है। ठीक है, इतना आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब मैंने अभी एक पॉइंट बोला था कि जैसे कि आपकी ये मदर सेल है और ये आपका फादर सेल है। ठीक है, फादर सेल क्या हो गया, आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, कैसे सेल डिवाइड होती है, कैसे मल्टी सेल्यूलर सेल का ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। और ये आपकी ओवम या फिर एग कह लीजिए, क्योंकि ये एक मदर सेल है। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। सो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है।
और इस सिंगल सेल से एक जीता जागता शरीर जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल है उसका निर्माण होता है। हम हमारी बात कर रहे हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट से आपके नई सेल का निर्माण हो रहा है। नई सेल क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। वैसे तो हम क्या है, सेल ही है, हमारा पूरा शरीर तो सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इससे नई सेल का निर्माण हो रहा है और इसी को हम सेल डिवीजन कह देते हैं। तो कैसे सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वही हमें आज की क्लास में पढ़ना है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखें कि मान लो ये आपकी सेल है। चलिए, मान लो आपकी ये सेल है। सेल के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि सेल कैसी होती है। ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ पड़ा है। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल है और साइड में आपका ये छोटा सा न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेल को डिवाइड होना है तो उसको पूरी प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ेगी। शादी की तैयारी हम करते हैं ना पहले से। शादी तो एक दिन की होती है, एक दिन की क्या, 2-3 घंटे में शादी निपट जाती है, लेकिन हम तैयारियां 5-6 महीने पहले से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवाइड होगी तो उससे पहले इसको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, एंजाइम है, डीएनए है, उन सभी का डुप्लीकेशन, उनका सिंथेसिस करना पड़ेगा, तब जाके सेल डिवाइड होगी। क्योंकि उसको उसके ही जैसी एक नई कॉपी बनानी है। मान लो मेरी जैसी कॉपी बनानी है तो मेरे जो सारे ऑर्गन्स है, मेरा जो पूरा फेस है, पूरा सेम टू सेम वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, यानी कि एक तरह का डीएनए का फॉर्म आप मान लीजिए। अब देखो, इस सेल को डिवाइड होना है तो सबसे पहले तो क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी। सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जाने क्या ही बन गया है, चलो तो पूरा ही हट गया। चलो इसको हटा लेते हैं। तो पहले क्या होगी, सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, इसके अंदर के ऑर्गेनल्स का जो है वो भी आपका डुप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल का सिंथेसाइज, एंजाइम, प्रोटीन सभी का निर्माण होगा। तो सेल की साइज इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो जाएगा। चलो जैसा भी बन गया है देख लीजिए। और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है। अब क्या होगा, सेल डिवाइड होगी तो ये सेल आपकी डिवाइड हो गई। ये क्या बन गया, आपकी डॉटर सेल बन गई। तो एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, कितनी, 2 डॉटर सेल बनी और ये फर्दर डिवाइड होगी। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, यही क्या है, आपकी सेल साइकिल है। यही क्या है, आपकी सेल साइकिल है। यही आपकी सेल साइकिल है और इस बीच कई सारे इवेंट्स होते हैं और ये सीक्वेंस से सारी प्रोसेस चलती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सो ये सीक्वेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ऐसा तो है ही नहीं कि पहले से बुढ़ापा आ जाएगा। पहले हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े बनेंगे। तो ये सीक्वेंस चलता है। ऐसा तो नहीं कि पहले से बूढ़े हो जाते हैं फिर बाद में जवान होंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये सीक्वेंस चलती है और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अब कौन सी सीक्वेंस है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, सेल साइकिल, सेल साइकिल मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एक तरह का सीक्वेंस और इवेंट है। यानी कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब सेल ग्रोथ होती है, टेक प्लेस द सेल साइकिल, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट और चेंजेस ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल इनटू डॉटर सेल। यानी कि एक सेल से जब नई सेल बनती है, जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जब आपके जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल की ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है, ये जो सारी प्रोसेस होती है इसी को हम सेल साइकिल कह देते हैं। ये जो इवेंट्स चलते हैं, ये जो सीक्वेंस चलती है, इसी को हम सेल साइकिल कह देते हैं। क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो क्या क्या होता है इस टाइम पे, मैंने आपको वैसे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता ही दिया है कि इस वक्त क्या होगा, आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और क्या होगा, सेल डिवाइड होगी। सेल डिवाइड होगी किसमें, इन टू डॉटर सेल। सेल डिवाइड इनटू टू
डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, तो ये सेल आपकी डिवाइड हो गई टू डॉटर सेल में। और क्या होगा यहाँ पर, आपके जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल में आपके सारे सेल ऑर्गेनल बनाने पड़ेंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें फिर से दोबारा बनानी पड़ेगी, तभी तो वो एक सेल बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल का भी सिंथेसिस होगा, सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एंजाइम का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन एंड एंजाइम, एंजाइम सिंथेसिस। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक इमेज बताने वाली हूँ कि ये आपकी सेल साइकिल है जो कि इस तरीके से चलती है। ये आपकी पूरी एक सेल साइकिल है। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आई होप आपको। इसमें ये बहुत सारी फेजेस होती है, इन फेज के बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये पूरी एक सेल साइकिल चलती है, पूरी एक सेल साइकिल चलती है कि ये एक सेल आई, ठीक है, ये यहाँ से एक सेल आई और यहाँ पर आकर ये सेल जो है वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, कंप्लीट जो है सेल का डिवीजन हो गया है, टू डॉटर सेल का निर्माण हो गया है। और इस पूरी फेज में कितना टाइम लगता है, देखो वैसे तो हर सेल का अलग अलग होता है। हर सेल का मतलब कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारा अलग होगा, बाकी की अदर की अलग हो सकती है, सभी में अलग अलग होती है। लेकिन ह्यूमन सेल की हम बात करें तो ह्यूमन सेल के का ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 24 आवर में आपकी सेल जो है वो डिवाइड होती है। 24 आवर में आपकी सेल डिवाइड होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। क्लियर है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जब सेल का डिवीजन होता है तो कौन कौन सी फेजेस आती है। वही बात की, अब शादी करवानी है तो तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी अपने घर में त्योहार आता है तो हम पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ये इसमें वो फेजेस आएगा जिस टाइम पर आपकी तैयारियां होगी और तैयारी कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी शादी होगी, मतलब कि सेल का डिवीजन होगा। पहले सेल पूरी प्रिपेयर्ड होगी और फिर सेल का डिवीजन होगा। सो दो फेजेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन कौन सी होगी वो फेज, दो फेज होगी यहाँ पर आपकी, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। पहली है आपकी एम फेज और एक है इंटरफेज। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर इंटरफेज, इंटरफेज, और सेकेंड वन इज आपकी एम फेज, एम फेज। ये दो फेज आपके यहाँ पर होती है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरफेस की, तो इंटरफेस का मतलब होता है, इस फेज को आप प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, यानी कि प्रिपरेशन चल रही है। इस फेज को आप रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, तो क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट आपका प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है, सेल की ग्रोथ, सेल की साइज इंक्रीज होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये सारी चीज आपकी इंटरफेज में होगी, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज के बाद सेकंड आएगा, यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं कि इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। अब रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं इसको, क्या इस वक्त हमारी सेल रेस्ट कर रही होती है, आराम कर रही होती है, कुछ भी काम नहीं करती है? तो ऐसा नहीं है। रेस्टिंग फेज का मतलब बस इतना सा है कि आपकी सेल डिवाइड नहीं करेगी इस वक्त, यानी कि इंटरफेस के समय ओनली तैयारियां हो रही है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन आपकी सेल इस वक्त मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब कि उसके अंदर सारे ही काम चल रहे होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा काम चल रहा है, बस सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है। यानी कि रेस्टिंग फेल में नोट डिवाइड, नोट डिवाइड, क्या डिवाइड नहीं होगी, आपकी सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगी, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। और ये जो इंटरफेज होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। लॉन्गेस्ट फेज का मतलब देखिए,
कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, 24 आवर लग रहे हैं, ठीक है। और उसमें से 95% टाइम आपकी इंटरफेस ले लेती है। कितना लेगी? 95% टाइम तो आपका इंटरफेस ही ले लेती है सेल डिवीजन का। अब 95% मतलब आप सोच लीजिए कि 24 आवर में से कितना टाइम लेगी? आपका 23 आवर। सो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, 23 आवर आपके इंटरफेस में लगते हैं। केवल और केवल 5% इसके लिए बचता है, तो कितना होगा? केवल 1 घंटा बचेगा आपका एम फेस में, और उस वक्त आपकी सेल डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? इतना आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एम फेस का देख लीजिए। एम फेस यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस फेस को हम क्या कहेंगे? डिवीजन फेस। क्या कहेंगे? डिवीजन फेज इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए बेचारे के लिए कितना टाइम बचा है? केवल आपका 5%। 5% टाइम आपका एम फेज लेगी, मतलब कि 1 आवर में आपका सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि इसको कितने फेज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया, जैसे कि ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है। क्लियर है? इतना समझ में आया। इसको दो फेज में हमें डिवाइड करना है, इंटरफेस और एम फेस। कौन सा फेज होगा? एक तो इंटरफेस होगा और एक आपका एम फेज होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये पूरा आपका क्या है? इंटरफेस। और ये वाला क्या है? आपका एम फेस। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इंटरफेस को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। डिवाइड इनटू 3 फेज। डिवाइड इनटू 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा? आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, कंटेन बढ़ेगा, ठीक है, आपका सेल डिवाइड होगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो इन दोनों फेज के अंदर होगा। ठीक है, अब देखिए डिवाइड इनटू 3 फेज, कौन कौन सी फेज में डिवाइड किया गया है? तो यहाँ पर एक आएगी आपकी G1 फेज, एक आएगी आपकी S फेज, और एक आएगी आपकी G2 फेज। ये 3 फेज में आपकी इंटरफेस को डिवाइड किया गया है। अगर एम फेज की बात करें तो एम फेज को हमने ऐसे ही छोड़ दिया बेचारे को। देखो एम फेज तो हमारा सबसे जरूरी है, जो कि सेल को डिवाइड कर रहा है। तो एम फेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एम फेज लिख लीजिए। 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक है यहाँ पर आपका साइटोकाइनेसिस। अब नाम से समझ में आ रहा है केरियो का मतलब क्या होता है? देखो केरियो का मतलब हम सभी को पता है कि केरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और काइनेसिस का मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिए डिवीजन। डिवीजन मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और साइटो का मतलब आप साइटोप्लाज्म लिख लीजिए यहाँ पर। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और यहाँ पर आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में? पहला प्रोफेज, ये सारा हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इसकी 4 फेजेस है। टीलो फेज। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है आपको कि फेजेस ऑफ सेल डिवीजन और सेल साइकिल 2 फेजेस में, एम फेज और इंटरफेज। यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन होगी, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। एम फेज यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है, इसीलिए इसको डिवीजन फेज कहा जाता है। 5% ये लेता है और 95% ये लेता है, इसीलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। चलिए क्लियर है? देखो अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि एम फेज और आई फेज, यानी कि आई का मतलब क्या लिखा हमने? इंटरफेज। इंटरफेज में आपके 3 फेजेस आई, G1, G1S और G2। तो यहाँ पर बना लीजिए G1, ये ले लिया G1, और ये S और ये G2। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 4 फेजेस आ जाएगी। 4 फेजेस कौन कौन सी आएगी? आपका प्रोफेज, ठीक है, यहाँ पर एक और आएगी, छोटा सा हम ले लेते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा, ये है साइटोकाइनेसिस। आगे इसके बारे में बताने वाली हूँ, घबराइए मत। ठीक है, ये है साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये है आपका इमेज। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर डायग्राम को लेकर रहे हैं।
सो हमने देखा कि इसको हमने कितनी फेज में डिवाइड किया, इंटरफेस और एम फेज। तो ये पूरा जो है आपका, ये जो येलो वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये है आपका इंटरफेस। ठीक है, ये पूरा कवर हो गया इसमें। ये आपका यहां से लगाकर ये यहां तक आपका पूरा इंटरफेस है। ठीक है, यहां से सेल आई, जीवन से सेल ने एंट्री करी। ठीक है, जीवन से सेल ने एंट्री करी तो क्या होगा, यहाँ पर सेल की ग्रोथ हुई, पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और लास्ट में जाके फिर यहाँ पर सेल का डिवीजन हुआ। ये सेल का डिवीजन हुआ और ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। तो ये दोनों क्या है आपकी डॉटर सेल, डॉटर सेल, और इसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट सेल। और ये है आपकी एम फेज, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। अब सेल माइटोसिस कर रही है या मियोसिस कर रही है, इसको हम एम फेज कहेंगे। इसमें 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और लास्ट बचता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो क्या होगी, सेल जीवन फेज से एग्जिट ले लेगी। एक फेज और यहाँ पर आती है, जैसे कि ये सेल आ गई है, और अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है, अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है, सो सेल यहाँ से क्या करेगी, एग्जिट ले लेगी, एग्जिट ले लेगी। तो अगर सेल ने एग्जिट ले लिया तो क्या वो फिर दोबारा से डिवाइड नहीं हो पाएगी, वो डिवाइड हो सकती है। सेल जब चाहे वो डिवाइड हो सकती है, दोबारा सेल साइकिल में आ सकती है। बस इसका मन किया तो ये यहाँ से एग्जिट ले लिया, और उस फेस को हम कहते हैं जी नॉट फेस। क्या कहेंगे, जी नॉट फेस। जी नॉट फेस जो होती है वो इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव। अब इनएक्टिव क्यों कहा, इनएक्टिव इसलिए कहा कि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगी। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जी नॉट फेज में सेल डिवाइड करती है, तो जी नॉट फेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, उसके अंदर सारे ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जी नॉट फेज में सेल डिवाइड नहीं होती है, इनएक्टिव होती है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। और जी नॉट फेज क्यों कहा उसको, क्योंकि इस फेज में, जी नॉट फेज में जो सेल है वो G1 से एस फेज में नहीं आ रही है, G1 से वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, एस फेज में नहीं आ पा रही है, इसीलिए वो वहां से एग्जिट ले लेती है। सो उसको जी नॉट फेज कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास में हम पूरा इंटरफेस हमारा कवर कर लेते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं बचा होगा। बस इस सीक्वेंस का ध्यान रखें कि G1 के बाद एस, एस के बाद G2 और G2 के बाद आपका एम फेज आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एम फेज के बाद में फिर एस फेज आ जाएगा या फिर एस के बाद G1 आएगा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका इंटरफेस। देखो, इंटरफेस के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया है कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड टेक ऑलमोस्ट 23 आवर, मींस 95% टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। यानी कि 95% आपका इंटरफेस लेती है, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है और लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। प्रिपरेटरी फेज क्योंकि तैयारियां होती है, मैंने बताया ना कि शादी तो 2-3 घंटे की होती है, लेकिन तैयारियां हम 5 महीने पहले से करते हैं। तो वो फेज लंबा है, जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर भी आपकी प्रिपरेशन चलेगी, 23 आवर जो है आपके इंटरफेज में लगेंगे। इट इज बेसिकली द प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, और इसी को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब ये इमेज हमने देख ही लिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। इसके अंदर कितनी फेजेस होती है, 3 फेजेस होती है। कौन कौन सी होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। देखो, G1 का मतलब है यहाँ पर गैप फेज भी इसको कहते हैं, इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। और एस फेज का मतलब यहाँ पर है सिंथेटिक फेज। क्या है, सिंथेटिक फेज। इसमें सिंथेसिस होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और G2 का मतलब है गैप टू फेज। ठीक है, यहाँ पर गैप 1 हम लिख दिया, ये है गैप 1 फेज और ये है गैप 2 फेज, और इसी को हम ग्रोथ फेज भी कहेंगे, ग्रोथ फेज भी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी साइकिल है जो कि इंटरफेज वाली साइकिल है। और इसमें कितना टाइम लग रहा है, टोटल 23 आवर लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपका कौन लेगा, 8 to 10 आवर आपकी G1 फेज लेगी। फिर यहाँ पर आपका 8 आवर जो है वो आपका एस फेज लेगी, और 4 to 6 आवर जो है आपका G2 फेज लेगा।
ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे G1 फेज से, जो कि इंटरफेस की सबसे पहली स्टेज है। इसमें कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि इस वक्त हमारी सेल क्या कर रही होती है। जीवन फेज की अगर हम बात करें तो ये इंटरफेस की सबसे पहली फेज है। अब सेल को डिवाइड करना है तो उसके जो अंदर का कंटेन है उसको बनाना पड़ेगा, सेल की जो साइज है उसको भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, सेल की ग्रोथ करवानी पड़ेगी, तब जाके सेल डिवाइड होगी। तो देखो जीवन फेज को हम और क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इसको गैप फर्स्ट फेज कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रोथ फेज कहा जाता है, ग्रोथ फेज कहा जाता है। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्या इस फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये आपकी सेल है, हमने देखा कि इसमें एक तो इंटरफेज होता है और ये G1 फेज हो गया। ठीक है, ये आपका एस फेज हो गया और ये आपका G2 फेज हो गया और ये आपका एम फेज हो गया। तो एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज के बाद में फिर से अगर हम इस सेल साइकिल को चलाएं तो आपका G1 फेज आएगा। तो इसको हम पोस्ट यानी कि पोस्ट माइटोटिक मतलब माइटोटिक के बाद में आने वाली फेज, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है या फिर इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। पोस्ट मतलब कि एम के बाद आ रही है इसीलिए पोस्ट माइटोटिक, और प्री मतलब कि सिंथेटिक फेज से पहले आ रही है इसीलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं आप नोट कर लेगा कि पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज इसको कहा जाता है। तो जीवन फेज, जीवन फेज के अंदर क्या होगा, जीवन फेज के अंदर सेल की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, साइज इंक्रीज्ड होगी, साइज इंक्रीज, आपके न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। और क्या होगा, आपका जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस भी हमें करवाना पड़ेगा। सो सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस होगा लेकिन सभी सेल ऑर्गेनल का नहीं, आपका एक्सेप्ट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस जो है वो उनका सिंथेसिस कहाँ होगा, एक्सेप्ट यहाँ पर लिख रही हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और इनका सिंथेसिस आगे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस का सिंथेसिस होगा। तो ये एक्सेप्ट है, यहाँ पर एग्जांपल मत समझ लेना, ये एक्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस हो गया, उसके अलावा हमें यहाँ पर प्रोटीन्स भी तो चाहिए, एंजाइम भी तो चाहिए, क्योंकि हमें सेल का डुप्लीकेशन करवाना है, आगे सेल को डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पर किसका सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड का सिंथेसिस भी यहाँ पर होना ही है। ठीक है, और किसका सिंथेसिस होगा, आपके एंजाइम का सिंथेसिस होगा, एंजाइम का सिंथेसिस होगा, एटीपी भी हमें चाहिए तो एटीपी का सिंथेसिस भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इन सभी का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा और इस फेज को हम क्या कहेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। तो लॉन्गेस्ट फेज किसकी है, लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेस की भी है, इंटरफेस की भी है। इंटरफेज में आपकी 3 फेज होती है, एस फेज, G2 और G1। तो इन दोनों फेज में से भी सबसे ज्यादा टाइम आपका जीवन लेता है। ठीक है, जीवन जो है इसीलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। तो इंटरफेस की भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। और अगर हम पूरे सेल साइकिल की बात करें तो इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपका जीवन भी जीवन ही होता है, ऑफ इंटरफेस एंड वूल, वूल साइकिल। ठीक है, तो दोनों का आपका जीवन फेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्लियर है, इतना समझ में आया है, कोई डाउट तो आपका इसमें नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका जीवन फेज के बाद में एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें आई होप आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है आपकी जीवन फेज के अंदर होती है। फिर सेल जाती है हमारी एस फेज में, सेल की ग्रोथ हो गई, न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज हो गई, सेल ऑर्गेनल कंप्लीट हो गए, प्रोटीन बन गए, एंजाइम बन गए। अब चलते हैं एस फेज में। तो एस फेज में क्या होगा, इस फेज को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज। क्या कहेंगे, सिंथेटिक फेज। अब सिंथेटिक फेज इसको क्या कहेंगे, देखो इसके नाम में ही सब छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा।
डीएनए का डुप्लीकेशन लिख सकते हैं, सिंथेसिस लिख लीजिए, रेप्लिकेशन लिख लीजिए, हम डुप्लीकेशन लिख लेते हैं। तो डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पर होगा? आपके न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और क्या यहाँ पर होगा? तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके इसी के अंदर बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके अंदर निर्माण जो है इनका होगा, ठीक है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि डीएनए के पैकेजिंग में काम करते हैं। पैकेजिंग मतलब डीएनए मतलब लंबा सा थ्रेड आपका पड़ा है क्रोमेटिन, तो उसको पैक करना पड़ेगा ना, इतने से बड़े न्यूक्लियस में कैसे रखेंगे? तो हिस्टोन प्रोटीन उसके ऊपर लग जाते हैं ताकि वो उसको पैकेज कर देते हैं, पैकेजिंग करने का काम करते हैं जब आपका क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आपके सेंट्रियोल का सिंथेसिस भी इसके अंदर होता है। सेंट्रियोल का सिंथेसिस जो है वो भी इसी के अंदर होता है। सो ये फेजेस आपकी एस फेज के अंदर होती है। सो कैसे आपका डीएनए डुप्लीकेट होता है, कैसे उसका रेप्लिकेशन होता है? देखिए, जैसे कि ये आपकी एक सेल है और इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। तो इस फेज में तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, इस फेज में तो, क्योंकि एक रेस्टिंग फेज है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। तो इस फेज में आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपको दिखेगा, इस तरीके से ये क्रोमेटिन मटेरियल है। अब ये तो धागा है, अब कैसे रेप्लिकेट होगा? धागा कैसे रेप्लिकेट होगा? जैसे कि आपका ये एक धागा है, ठीक है, तो एक धागा जब रेप्लिकेट होगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से उसकी कॉपी बना लेगा। ये एक डीएनए है और ये इसकी कॉपी बना लेगा तो वो इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपका क्रोमेटिन है, ये आपका एक सिंगल थ्रेड है। तो ये सिंगल थ्रेड जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका थ्रेड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका रेप्लिकेशन बन गया, इसकी कॉपी बन गई, एक और यहाँ पर कॉपी बन गई। अगर हम क्रोमोसोम बनाकर देखें तो इसी से आपका क्रोमोसोम बनेगा ना, इसके ऊपर बॉडी बन जाएगी। तो अगर हम क्रोमोसोम बनाए, अगर आफ्टर एज फेज की बात करें तो मान लो ये आपका क्रोमोसोम हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया। तो ये जो क्रोमोसोम बना तो इसके अंदर आपके ये थ्रेड होगी, ये आपकी थ्रेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक थ्रेड सा, इससे यहाँ पर कॉपी बन गई, ये इस तरीके से कॉपी बन गई। अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो, कि जैसे ये हमने एक हैप्लोइड क्रोमोसोम बनाया। क्या बनाया? एक हैप्लॉइड सेल बनाया। हम डिप्लॉइड में आते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर एक थ्रेड है और यहीं पर आप देखेंगे कि इनका सेंट्रोमियर तो एक ही है। ये आपका क्या है? बीच में सेंट्रोमियर है। ये दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ, इसको हमने कहा सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर एक ही है यहाँ पर, लेकिन इसकी कॉपी यहाँ पर बन गई है। देखिए, एक ये था पहले से, ये आपने पहले से था ऊपर, और इसकी कॉपी बन गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। क्या होगा? रेप्लिकेशन हो गया। और ये आपका इसी के जैसी सेम यहाँ पर कॉपी बन गई, और इसी को आप डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। इसमें डिवाइड नहीं हो रही है, कंटेंट आपका बढ़ रहा है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़े हैं। क्रोमोसोम का नंबर तो वही है, आपका केवल क्या बढ़ा है? यहाँ पर कंटेन बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कंटेन। तो ये आपका कंटेन है। क्या है? कंटेन बढ़ा है, ठीक है, और क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा। सो एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ठीक है, बट नंबर ऑफ कंटेन डबल हो गया है, ठीक है, नंबर ऑफ कंटेन आपका डबल हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सेम है। सेंट्रोमियर दोनों का एक ही है, बस इस चीज को आप ध्यान रखें कि ये सेंट्रोमियर इन दोनों का एक ही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर दोनों का एक ही है, बस डीएनए की यहाँ पर क्या बन गई है? कॉपी बन गई है। अब इसको डिवाइड होना है तो कॉपी तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन एस फेस। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट फेस के ऊपर चलते हैं, वो है आपकी G2 फेज और लास्ट फेज है। सो G2 फेज को हम क्या कहेंगे? गैप टू फेज। क्या कहेंगे? गैप टू फेज। और गैप टू फेज के अलावा और क्या कहेंगे? इसको ग्रोथ फेज। गैप टू, गैप टू और
ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और ये किसके बाद में आती है? आपकी जो जीवन सॉरी एस फेज होती है, तो सिंथेटिक फेज के बाद में आती है, तो इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज कहेंगे। और माइटोटिक फेज से पहले आती है तो इसको प्री माइटोटिक फेज कहेंगे। और जो एस फेज होती है वो बिटवीन आपके जीवन एंड जी टू फेज के बीच में होती है, उसको एस फेज कहा जाता है। सो आपके जी टू फेज के अंदर क्या होगा? जी टू फेज के अंदर आपका कुछ नहीं होगा, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स थे, जो बचे हुए प्रोटीन थे, उनका निर्माण भी तो हमें करना है, तो वो आपका जी टू फेज के अंदर होगा। तो कौन से ऑर्गेनल आपके बचे थे? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका गोल्जी अपैरेटस का सिंथेसिस यहाँ पर होगा। और कुछ प्रोटीन भी बच गए थे, लाइक जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो आपके सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण भी आपके जी टू फेज के अंदर होता है। तो जो बचे हुए गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल ऑर्गेनल है, इनका निर्माण होता है, और आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन। बाकी के जो एंजाइम एंड प्रोटीन चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। एंजाइम एंड प्रोटीन और अमीनो एसिड का निर्माण जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू। एंजाइम और ये जो प्रोटीन्स है इनका निर्माण आपके इस फेज में भी होता है। ये प्रोटीन आपके तीनों फेज में चलते रहते हैं, इनका निर्माण उसमें चलता रहता है। तो बस ये इतना आपको समझना है। ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है इंटरफेस। इंटरफेस में हमने जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज तीनों के बारे में समझा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहा होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर एम फेज, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।